हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षित गुजर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 2 जो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसकी ऑथर है एनिस जंग। ये चैप्टर पार्ट एक बुक का लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो ऑथर है उन्होंने चाइल्डहुड को यानी बचपन को कंपेयर किया है स्प्रिंग से। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। सारे सीजन्स में सबसे बढ़िया सीजन होता है स्प्रिंग का सीजन, और चाइल्डहुड भी सबसे अच्छा टाइम होता है हमारी लाइफ का। तो इस चैप्टर में ऑथर ने ऐसे बच्चों के बारे में बताया है जिनका बचपन गरीबी के कारण खराब हो गया है। ये बच्चे फैसिलिटीज से दूर रहते हैं। चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, और सेकंड पार्ट है इसका आई वांट टू ड्राइव ए कार। फर्स्ट पार्ट साहिब आलम के जीवन के बारे में बताता है। ये साहिब आलम एक बच्चे का नाम है जो एक रैग पिकर है। सेकंड पार्ट मुकेश के बारे में बताता है। मुकेश बैंगल मेकर का एक बेटा है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। अब जानते हैं साहिब के बैकग्राउंड के बारे में। सबसे पहले साहिब का घर बांग्लादेश के ढाका में था। उसे अपने घर के बारे में ज्यादा कुछ याद तो है नहीं वैसे, पर उसकी माँ उसे बताती है कि उनका घर हरे भरे खेतों में था। वहां कई बड़े बड़े तूफान आए जिससे उनके खेत घर सब डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि सब बर्बाद हो गए। बाढ़ के कारण, तूफानों के कारण उनके घर खराब हो गए, बर्बाद हो गए। अब उनको बर्बाद होने के बाद बड़े बड़े शहरों में अपना जीवन गुजारने के लिए सेटल होना पड़ा। अब नेक्स्ट एक सिचुएशन आती है जब ऑथर साहिब से मिलती है। जब ऑथर साहिब से मिलती है तो वो पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, यानी तुम ये सब काम क्यों करते हो, रैक पिकिंग का काम क्यों करते हो। साहिब स्माइल करता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। तभी ऑथर अचानक कह देती है कि तुम स्कूल भी तो जा सकते हो। तभी ऑथर अपने मन में सोचते भी है कि ये एडवाइस कितनी बेसलेस है, यानी कितनी बेकार है। बिकॉज ये एक रैक पिकर है और इसके लिए ये वाला काम करना ज्यादा अच्छा रहेगा एक स्कूल जाने के अलावा, क्योंकि इनकी रोजी रोटी है वो रैक पिकिंग से ही चलती है। साहिब इसका रिप्लाई करता है और कहता है कि हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है। जब कोई स्कूल खुल जाएगा तो मैं रेगुलर स्कूल जाऊंगा। तभी ऑथर मजाक में कह देती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम वहां आओगे। साहिब खुश हो जाता है और मुस्कुराकर बोलता है कि वह जरूर आएगा। इसके बाद कुछ दिन बाद साहिब ऑथर के पास दौड़ते हुए आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल स्टार्ट हो गया है। तभी ऑथर कहती है कि एक स्कूल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जब ऑथर ये बातें कह रही होती है तो उन्हें काफी अशेम्ड फील हो रहा होता है, यानी उन्हें अपने मन के अंदर शर्म आ रही होती है। बिकॉज उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकती थी। स्कूल बनाने का जो उनका प्रॉमिस था साहिब से, उसको वो पूरा नहीं कर सकती थी। ऑथर हमें बताती है कि साहिब जैसे पुअर लोगों से लोग ऐसे प्रॉमिस करते रहते हैं जिसे वो पूरा नहीं करते। साहिब को जानने के बाद ऑथर उससे उसका नाम पूछती है। तो थोड़े टाइम के बाद जब ऑथर उससे उसका नाम पूछते है तो वो रिप्लाई करता है साहिब ए आलम। ऑथर अपने मन में सोचती है कि अगर साहिब को इस नाम का मतलब बताया जाए, यानी इसका जो मीनिंग होता है वर्ड का वो बताया जाए, जो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का मालिक, यानी पूरी दुनिया का मालिक, तो साहिब को ये बिलीव करने में ही बहुत मुश्किल होगी। यहाँ ऑथर ने आयरनी बताई है, यानी व्यंग्य किया है कि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। पर यहाँ साहिब एक रैग पिकर है। साहिब और उसके दोस्त जब गलियों में घूमते हैं तो ऑथर उनको देखकर बोलती है कि वे एक आर्मी ऑफ बेयरफुट है, यानी एक आर्मी है ऐसे बच्चों की जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जो बेयरफुट है। तो ऑथर इन बच्चों को मॉर्निंग बर्ड से भी कंपेयर करती हैं कि ये बच्चे भी मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह के टाइम नजर आते हैं और इवनिंग होते होते गायब हो जाते हैं। यानी सुबह जब सूरज निकलता है तो ये लोग आ जाते हैं जैसे चिड़िया आ जाती है, और जैसे ही शाम होने लगती है ये लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। ऑथर कुछ महीनों में इन सब बच्चों को पहचानने लग जाती है क्योंकि वो बार बार कभी उनसे बात करती है। तो एक बार क्या होता है, ऑथर पूछती है कि तुम फुटवियर
यानी कि कोई चप्पल या जूते क्यों नहीं पहनते हो। तभी वो बच्चा जवाब देता है कि उसकी मम्मी उसको फुटवियर शेल्फ से उतार कर नहीं देती। तभी एक और जो दूसरा बच्चा होता है वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी इसको फुटवियर शेल्फ से उतार कर दे भी दे तो ये उन्हें नहीं पहनेगा और फेंक देगा। और जो बच्चा ये सब बात ऑथर से कह रहा होता है उसने अपने पैरों में 2 अलग अलग शूज पहन रखे थे, यानी कि जो शूज थे वो एक पैर में अलग था और दूसरे पैर में अलग था। जब ऑथर उस लड़के से अलग अलग जूते पहनने का रीजन पूछती है तो वो रिप्लाई नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक तीसरा बच्चा कहता है कि उसे शूज चाहिए और उसने आज तक की अपनी पूरी लाइफ में एक पेयर शूज नहीं खरीदे, यानी एक जोड़े जूते उसके पास नहीं है पहनने के लिए। वो अभी तक उसने अपनी लाइफ में जूते नहीं देखे, उसने जूते नहीं पहने। ऑथर हमें बताती है कि उन्होंने अलग अलग शहरों में कई बच्चों को ऐसे ही विदाउट फुटवियर घूमते हुए देखा है। और जब भी ऑथर इसका रीजन पूछती थी कि वो लोग फुटवियर क्यों नहीं पहनते तो उसे बताया जाता था कि ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने की, यानी कि चप्पल ना पहनने की उनके यहाँ पर एक परंपरा है। लेकिन ऑथर को पता है कि ये जस्ट एक एक्सक्यूज है जो इनके द्वारा इसलिए दी जाती है ताकि इनकी जो पॉवर्टी है उसको छिपाया जा सके। इनके जो लगातार चली आ रही गरीबी है उनको ये लोग छुपाने के कारण ही ऐसा बोलते हैं कि ये चप्पल इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इनके यहाँ पर ऐसा ट्रेडिशन है। ऑथर हमें बताती है कि उन्हें एक बार एक पर्सन ने एक स्टोरी सुनाई थी। यह पर्सन ओडीपी में रहता था। जब वो पर्सन छोटा था तब वो स्कूल जाते टाइम एक मंदिर के आगे रुक जाता था। उस मंदिर में उसके फादर प्रीस्ट थे, यानी उनके जो फादर थे, पिताजी थे, वो वहां पर पुजारी थे। वो मंदिर में डेली दुआ मांगता था कि काश उसके पास भी एक जोड़ी जूते होते। जब वो पर्सन छोटा था उसके करीब 30 साल बाद ऑथर उस शहर में जाती है, तो मंदिर में भी जाती है जो वहाँ का मंदिर होता है उदीपी में। लेकिन अब वो मंदिर बहुत पुराना हो गया था, अब उस एरिया में ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे। ऑथर वहाँ देखती है कि एक स्कूल बॉय आता है, उसके दोनों पैरों में जूते होते हैं, वो फुल ड्रेस में होता है, वो अपना बैग घर में रखकर भाग जाता है। ऑथर उस स्कूल बॉय की कंपैरिजन उस बच्चे से करती है जिसके पास पहले शूज नहीं थे, लेकिन वो सोचती है कि शायद उनकी प्रेयर अब फुलफिल हो गई है और तभी जो नए पुजारी के बच्चे हैं वो शूज पहनने लग गए हैं। बट ऑथर हमें बताती है कि प्रीस्ट के जो बच्चे हैं यानी पुजारी के जो बच्चे हैं वो भले ही जूते पहनने लगे हैं, पर जो साहिब जैसे बच्चे हैं, जो रैक पिकर है, वो आज भी शूलेस के घूमते हैं, यानी अब भी बेयरफुट रहते हैं, अब भी बिना चप्पल जूतों के गलियों में घूमते हैं और कचरा बीनने का काम करते हैं। इसके बाद ऑथर बताती है कि सीमापुरी एक ऐसा एरिया जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, यानी दिल्ली के बाहरी इलाके में ही है, दिल्ली से बिल्कुल जो दिल्ली का आउटर एरिया है वहां पर सिचुएटेड है सीमापुरी। लेकिन ये दिल्ली से बहुत दूर लगती है, यानी दिल्ली के जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, इतनी फैसिलिटीज है, बट यहाँ सीमापुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ऑथर ऐसा कहती है कि सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। ऑथर ये भी क्लियर करती है कि सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेश से 1971 में यहाँ आए थे और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। ऑथर बताती है कि सीमापुरी इन लोगों के आने से पहले एक ऐसी लैंड थी जो बैरन थी, यानी एक ऐसी भूमि थी जो बंजर थी, सुनसान थी। बट इन लोगों के आने के बाद अब वो जमीन सुनसान नहीं रही, पर बंजर तो वो अब भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले भी वो जमीन बंजर थी क्योंकि वहां पर कुछ उगाया नहीं जाता था, और इन लोगों के आने के बाद भी वो बंजर ही है। और ये लोग खाली अपने जीवन यापन करने के लिए, यानी कि अपना सर्वाइवल करने के लिए रैक पिकिंग का काम ही करते हैं।
यहाँ पर जो घर है वो मड से यानी मिट्टी से बने हुए हैं और इनकी छत टीन की है। यहाँ पर पानी की कोई फैसिलिटीज नहीं है, ड्रेनेज की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये जो सीमापुरी में अराउंड 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं जो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिशन के। आसपास के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्होंने उन्हें राशन वोटर आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किए हुए हैं। इससे ये लोग जो रैक पिकर्स है राशन वोटर आइडेंटिटी कार्ड से कम रेट पर राशन ले सकते थे और इसके बदले में जो रैक पिकर्स है वो पॉलिटिशियंस को वोट दे देते थे। इस रैक पिकर्स के लिए आईडी कार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट फूड था, तो इन्हें किसी भी तरह का आईडी कार्ड प्रोवाइड नहीं हुआ है और ये लोग सिर्फ जो इनके पास एक आइडेंटिटी है वो है राशन वोटर आइडेंटिटी कार्ड। अब इसके बाद ऑथर एक ग्रुप ऑफ वुमेन से बात करती है, यानी महिलाएं कुछ बैठी होती है तो उनसे बात करती है। उन वुमेन ने पुराने और थोड़े फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। ऑथर उनसे पूछती है कि उन्होंने अपने ब्यूटीफुल लैंड्स और घर छोड़कर रैक पिकिंग स्टार्ट क्यों की, वो लोग सीमापुरी क्यों आए। इसके रिप्लाई में वो वुमेन कहती है कि हमें सीमापुरी में कम से कम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फूड तो मिलता है, उन हरे भरे खेतों का क्या फायदा जिनसे उन्हें और उनकी फैमिली को खाना ही न मिले। वो वुमेन बताती हैं कि जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी उनके साथ ही काम करने लग जाते हैं जिससे उन्हें फूड मिल सके। और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी जीवन यापन करने का मतलब होता है रैक पिकिंग। इट मीन्स यहाँ लोगों के पास खुद का पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही काम होता है, वो है रैक पिकिंग करना यानी कचरा बीनना। गार्बेज को ये लोग गोल्ड मानते हैं बिकॉज इसकी वजह से ही इन लोगों को और इनकी फैमिलीज को फूड मिल पाता है। ये गार्बेज इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी अपने जीवन गुजारने का एक तरीका है, जीवन यापन करने का एक माध्यम है। ऑथर को एक बार साहिब बताता है कि उसे कभी कभी इस गार्बेज में जो कूड़े के ढेर में एक कॉइन मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। इस बात को सुनकर ऑथर हमें बताती है कि जब इन जैसे बच्चों को एक कॉइन मिल जाता है गार्बेज के अंदर तो ये लोग खुद को रोक नहीं पाते और ज्यादा ढूंढने में, यानी ये गार्बेज में और भी ढूंढने में लग जाते हैं बिकॉज इनके अंदर एक नई उम्मीद जग जाती है कि शायद आज एक कॉइन मिला है तो हो सकता है कि थोड़ा और कॉइन मिल जाए, कोई नोट मिल जाए, कोई टॉय मिल जाए। तो ऑथर बताती है कि गार्बेज का मतलब पेरेंट्स और बच्चों के लिए अलग अलग है। जहाँ पेरेंट्स के लिए गार्बेज केवल मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी अपने लिए फूड लेने का एक तरीका है, इनकी रोजी रोटी है, वहीं बच्चों के लिए ये गार्बेज रैप इन वंडर है, यानी एक आश्चर्य से भरा हुआ है बिकॉज इन्हें इसमें से नई नई चीजें मिलती रहती है। तो बच्चों के लिए एक ये वंडर से भरा हुआ है, आश्चर्य से भरा हुआ है कि शायद आज क्या मिल जाए। कभी कभी इन्हें पैसे मिलते, कभी कभी कोई टॉयज मिल जाते हैं, कभी कोई नई चीज मिल जाती है। तो बच्चों के लिए इसका मीनिंग अलग होता है गार्बेज का। ऑथर उसके बाद हमें बताती है कि एक बार वो साहिब को विंटर मॉर्निंग में देखती है कि वो एक फैंस ऑफ क्लब के सामने खड़ा होता है और वो 2 पर्सन्स को टेनिस खेलते हुए देखता है। साहिब ऑथर को बताता है कि उसे टेनिस खेलना बहुत पसंद है और ये इस गेम को ऐसे ही गेट के पास खड़ा होकर देखता है और जब ये लोग जब खेलकर चले जाते हैं तो गेट कीपर उसे अंदर जाने देता है साहिब को और टेनिस बैट को भी स्विंग करने देता है। ऑथर देखती है कि आज साहिब ने टेनिस शूज पहन रखे हैं, तभी साहिब बताता है कि जो उसने शूज पहन रखे हैं वो किसी ने उसे गिफ्ट किए हैं। ऑथर अपने मन में सोचती है कि जरूर ये जो शूज है वो किसी रिच बॉय के होंगे क्योंकि उनमें से एक शू में एक होल था और जो रिच बॉय है उसने उन्हें पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि उनमें एक होल हो रखा है और अगर वो रिच बॉय उनको पहनेगा तो उसको कहीं ना कहीं अशेम्ड फील होगा, तो इसलिए उसने साहिब को दे दिए होंगे ये शूज कि तुम पहन लेना इनको। तो साहिब की तरफ देखकर ऑथर सोचती है कि साहिब जैसे बच्चे के लिए ये होल वाले शूज भी यानी जो छेद वाले शूज है वो भी किसी बड़े सपने से कम नहीं है
क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में शूज ही नहीं पहने थे। वो अपने मतलब बेयर फुट ही रहता था हमेशा, ना कोई चप्पल पहनी हुई है ना कोई जूते पहने हुए। तो उसके लिए वो जो छेद वाले जूते थे, होल वाले जूते थे, वो भी एक वरदान की तरह थे, एक बहुत बड़ी उसकी काबिल मतलब उसके गिफ्ट था उसके लिए। बट साहिब जिस टेनिस गेम को देख रहा है वो एक ऐसा सपना है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। एक दिन साहिब ऑथर को मिलता है जब उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर होता है। स्टील का कंटेनर का मतलब है उसके हाथ में एक केतली होती है और वह मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, मिल्क बूथ जहाँ से दूध मिलता है। तो साहिब ऑथर को ये बताता है कि अब साहिब एक टी स्टॉल यानी कि चाय की दुकान पर काम करता है। वो बताता है कि उसे इस काम के 800 रुपये मिलते हैं और भरपेट खाना भी मिलता है। ऑथर साहिब से पूछती है कि क्या उसे ये जॉब पसंद है, टी स्टॉल पर काम करना पसंद है, क्योंकि साहिब ने अपना केयर फ्री लुक जो था उसके फेस के ऊपर वो खो दिया था। इट मीन्स पहले वो निश्चिंत दिखाई पड़ता था, जब वो रैक पिकिंग करता था और ऑथर से मिलता था तो वो बहुत निश्चित दिखाई पड़ता था, केयर फ्री सा दिखता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर से वो केयर फ्री लुक गायब हो गया है। तो ऑथर को ऐसा लगता है कि जो स्टील कंटेनर है वो ज्यादा भारी है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग जो वो रैक पिकिंग के टाइम पर उठाता था। बिकॉज जो स्टील का कंटेनर है उसने कहीं ना कहीं साहिब के ऊपर कोई ऑर्डर्स थोप दिए हैं। जो ऑनर है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है अब साहिब को, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो वैसे तो एक स्टील का कंटेनर देखा जाए तो बहुत हल्का होता है, अगर एक प्लास्टिक बैग से कंपेयर किया जाए तो प्लास्टिक का जो बैग है जो वो बोझ मतलब रैक पिकिंग के लिए यूज करते हैं तो वो भारी होता है। लेकिन ऑथर ने स्टील कंटेनर को इसलिए भारी बताया है क्योंकि साहिब जब रैक पिकर था तब उसे किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने पड़ते थे, उसके पास फ्रीडम थी, उसके पास खुद की स्वतंत्रता थी। बट अब उसे अपने ऑनर के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है और अब उसके पास फ्रीडम नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसने अपने चेहरे का जो केयर फ्री लुक है वो खो दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई वीडियोस पाने के लिए। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।